वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 9 चैप्टर 9 की विथ इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक का। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और टॉपिक का नेम है रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंडिसेस। ठीक है, अब टॉपिक के नेम से हमारे पास शो हो रहा है कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की एक वेव होगी, वो एक चीज़ से जब स्ट्राइक करेगी तो या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या क्या हो जाएगी, ट्रांसमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में अगर ट्रांसमिट देख रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जा रही है। तो जब हमारे पास वेव जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हमारी किस तरह से हेल्प कर रही हैं, किस तरह से वो हमारे पास यूज़ हो रही हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए। तो ये चार हमारे पास क्या है, बाउंड्री कंडीशंस है। कहीं पे पैरेलल वाली अप्लाई होगी, कहीं पे परपेंडिकुलर वाली अप्लाई होगी। तो हमने इन चारों को जो है यूज़ करते हुए देखना है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम कैसे जाते हैं। तो व्हेन अ वेव पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू एन अदर, जैसे कि एयर से वाटर में गए या फिर ग्लास से प्लास्टिक में गए, एज इन अ केस ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग टू गेट। और जैसे कि वेव जो होती है वो एक रिफ्लेक्ट हो जाती है और ट्रांसमिटेड हो जाती है। ट्रांसमिट होकर भी क्या जा रही है, एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रही है या मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो वहाँ पे तो हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना जो है वो डिपेंड कर रहा होता है बाउंड्री कंडीशंस पे। तो ये चार बाउंड्री कंडीशंस है जिन पे ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि रिफ्लेक्शन ट्रांसमिटेंस और ट्रांसमिशन एंड नॉर्मल इंडिसेस पे कैसे होती है। उसके से पहले हम क्या करें, डायग्राम देख लेंगे। अब हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास क्या है, एक बाउंड्री पड़ी हुई है। अब ये रीजन हमारे पास क्या है, रीजन 1। ये रीजन क्या है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या है, 2 है। अब वेव जो है वो आ रही है, उसकी वो वेव क्या है, प्रोपगेशन। हमने पढ़ा था ये कि प्रोपगेशन जो होती है अगर इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल क्या मतलब था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो प्रोपगेशन जिस डायरेक्शन में हो रही है, प्रोपगेशन मीन्स कि जहाँ पे जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करती हुई जा रही है, तो वो तीनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैंने इन तीनों को क्या कर दिया, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बना दिया। V1 वही है, प्रोपगेशन जिस डायरेक्शन में हो रही है, V1 वेलोसिटी के साथ एक वेव मूव कर रही है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ये उसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये क्या है, इंसिडेंट है। इंसिडेंट वेव क्यों है, क्योंकि हमने इसी को यही हमारे पास पहली वेव है। ठीक है, ये आके क्या करेगी, इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी। ये क्या है, XY प्लेन में एक बाउंड्री पड़ी हुई है। अब जैसे ही ये वेव आएगी इसके ऊपर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। जैसे ही वो स्ट्राइक करेगी तो कुछ वेव क्या कर देगी, क्या इस वेव के इसके ऊपर यूँ आई, सॉरी ये ब्लर कर रहा है, इसके ऊपर यूँ आई और आके क्या करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे वो रिफ्लेक्ट होगी तो अगर आप लोग यहाँ देखो तो पहले जो वेव थी उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। ठीक है, अब क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में वापस जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में। और तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो है इस तरह से इसके पीछे बन के आ जाएगा, क्योंकि हमने इन तीनों को परपेंडिकुलर रखना है, तीनों को ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, जब तीन चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से इसके पीछे बना देंगे। देन उसके बाद कुछ वेव जो होगी वो क्या करेगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। ट्रांसमिट करके क्या आ जाएगी, दूसरे मीडियम में आ जाएगी। तो जब वो दूसरे मीडियम में आई तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पहले थी। ठीक है, सेम है, लेकिन रीजन क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। तो ये वाली वेव कौन सी है, ट्रांसमिटेड, ये वाली कौन सी है, रिफ्लेक्टेड, और ये कौन सी है, इंसिडेंस। अब हमने एक एक की वेव इक्वेशन लिखनी है। अब सपोज द XY प्लेन फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन टू लीनियर मीडिया, एक XY प्लेन बाउंड्री पड़ी हुई है दो लीनियर मीडिया के दरमियान। अ प्लेन वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक वेव थी जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी और वो ट्रैवलिंग इन द Z डायरेक्शन, पोलराइज्ड इन X डायरेक्शन और अप्रोच फ्रॉम लेफ़्ट। ठीक है, अब हमने ये बात की ना, अगर आप लोगों को फिगर याद हो कि वो वेव इस तरह से आ रही थी। ठीक है, तो ये Z डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हुई जा रही थी। तो हमने कहा एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी, Z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी और पोलराइज थी X डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि पोलराइजेशन क्या होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, X डायरेक्शन में। तो पोलराइज थी X डायरेक्शन में और ट्रैवल करती हुई कहाँ जा रही थी, Z डायरेक्शन में। और किधर से आ रही थी, लेफ़्ट से। अब इंसिडेंट वाली जो थी उसके साथ मैंने क्या लिख दिया, EIZT इज़ इक्वल्स टू, ई किसके इक्वल होता है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना, एक टॉपिक जब किया था ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन वाला, तो उसमें हमने ये पढ़ा था। तो इस अब मुश्किल नहीं होना चाहिए। EZT इज़ इक्वल्स टू E0 E आयोटा KZ माइनस ओमेगा टी होता है। तो आई के साथ सिंपल क्या लगा दिया, इंसिडेंट, और इसके साथ भी क्या लगा दिया, इंसिडेंट। के क्या है, 1, क्योंकि ये एक मीडियम 1 में है तो इसके साथ क्या आ गया, 1। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, X डायरेक्शन में।
ठीक है। अभी हमने कहा कि पोलराइज्ड इन एक्स डायरेक्शन, तो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड का ही होता है, तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन आ गया। देन उसके बाद आगे हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। उसका मैग्नेटिक फील्ड की कैसे होगी, ZT, इसके साथ भी I लगा दिया, और वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। अब बी नोट की वैल्यू मुझे पता है कि जब ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, जेड डायरेक्शन मूव करती हुई जा रही है, तो हमारे पास ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक है। तो मोनोक्रोमेटिक की कंडीशन क्या होती है कि बी नोट इज़ इक्वल्स टू 1/CE नोट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने C को क्या लिया हुआ है, V, तो 1/V, लेकिन V 1 होगा, और क्योंकि वेलोसिटी क्या थी उसकी 1, इंसिडेंट की क्या थी वेलोसिटी 1, E नोट E आयोटा K1Z माइनस ओमेगा टी। उसके बाद ये तो हमने इंसिडेंट के लिए लिखी। अब हमने क्या लिखनी है, रिफ्लेक्टेड के लिए लिखनी है। रिफ्लेक्टेड के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। E नोट I की जगह यहाँ पर भी क्या आ गया, R। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि देखो ये मीडियम था ना, अब वो अगर ये एक 1 मीडियम था, तो अगर ये इस तरह से करके रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, बैक जा रही है, ट्रैवल कर रही है बैक, तो -K1 हो जाएगा। 1 क्यों, क्योंकि एक उसी मीडियम में, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई है लेकिन उसी 1 मीडियम में ही हुई है, तो K1Z माइनस ओमेगा टी एक्स आ गया। और यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, सिर्फ R लगा दिया रिफ्लेक्टेड की जगह, और क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हुई है तो माइनस साइन आ गया, और यहाँ पे भी V 1 हो गया, तो इट ट्रेवल बैक टू द लेफ्ट इन मीडियम, सो माइनस साइन अपीयर। अब क्या लिखना है ट्रांसमिटेड वेव के लिए, तो ट्रांसमिटेड के लिए क्या होगी, वो दूसरे मीडियम में आ गई है, और उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी चेंज, पहले V1 थी इस मीडियम में, अब क्या हो गई V2। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, T ट्रांसमिटेड लगा दिया, और यहाँ पे मीडियम K को चेंज कर दिया क्योंकि अब दूसरे मीडियम में आ गया, तो K2 हो जाएगा। ठीक है। अब सिंपल K2 हुआ, और बाकी चीज़ें सेम रहेंगे, सिर्फ T लगा दिए साथ, और यहाँ पे 1/V1 उधर लिख रहे थे, ये मीडियम 2 में चली गई है, तो वेलोसिटी चेंज हो गया, V2 हो जाएगा। ठीक है। बाकी चीज़ें सेम है, और ये वाली क्या होगी, कॉन्टीन्यूज ऑन द राइट। ठीक है। ये क्या कर चल इधर से कॉन्टीन्यू होती गई है, और आगे भी कॉन्टीन्यू रहेगी, तो विच कॉन्टीन्यूज ऑन द राइट इन मीडियम 2। अगर मैं एट Z इज़ इक्वल्स टू 0 पे देखूँ तो वो ये वाला ओरिजिन होगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको बना दिया कि एट Z इज़ इक्वल्स टू 0 पे मैं ज़रा सा इधर देखूँगी, तो इधर मेरे पास क्या है, एक मेरे पास इंसिडेंट वेव है। ठीक है। इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड वेव, और Z के इधर देखूँगी तो मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव है। तो मैंने यहाँ पे कंबाइंड फील्ड क्यों लिखा है, क्योंकि इससे लेफ्ट पे क्या है, कंबाइंड फील्ड ऑन द लेफ्ट साइड पे 2 हैं, तो कंबाइंड फील्ड ऑन द लेफ्ट क्या है, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, और मैग्नेटिक के भी दोनों लिख दिए। ठीक है। मस्ट ज्वाइन द फील्ड ऑन द राइट पे क्या है, ट्रांसमिटेड, सिर्फ ट्रांसमिटेड वाला है। ठीक है। अब जैसे ही मैंने कहा था कि जब एक मीडियम से हम दूसरे मीडियम में चले जाते हैं तो हम क्या बाउंड्री कंडीशन वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है। बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हमें उससे सेटिस्फाई करना होता है, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है, तो वो हम कौन सी लेंगे, हमने वो जो 4 बाउंड्री कंडीशंस ली थी, उसमें से जो हम लेंगे वो सिर्फ हमारे पास पैरेलल वाली होगी, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर वाला कोई कंपोनेंट नहीं है। तो देयर इज़ नो परपेंडिकुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होती है, जिधर वाइब्रेशन उधर ही होती है जहाँ पे डायरेक्शन हो, तो अलोंग होती है, मीन्स के पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर नहीं होता उसमें ट्रांसवर्स में। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा। तो बाउंड्री कंडीशन 3 और 4 वाली जो है ना, वो होल्ड करेगी। थर्ड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, E1 पैरेलल इज इक्वल्स टू E2 पैरेलल। अब वन रीजन में हमारे पास 2 हैं, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, और सेकंड रीजन में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिटेड है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, E नोट I प्लस E नोट R E नोट T, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। और फिर मैंने फोर्थ बाउंड्री कंडीशन लगाई। फोर्थ बाउंड्री कंडीशन क्या है, 1/μ0 B1 पैरेलल, 1/μ0 2 B2 पैरेलल। ठीक है। अब 1 में भी क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 1/μ0 B की वैल्यू क्या होती है, B की वैल्यू क्या होती है, 1/V E नोट। ठीक है। V नोट की वैल्यू क्या होती है, 1/V E नोट। C होती है, लेकिन हम यहाँ पे C को V लेके चल रहे हैं, तो 1/V1 हो जाएगा, क्योंकि रीजन 1 की बात हो रही है, मीडियम 1 की बात हो रही है। E नोट इंसिडेंट प्लस माइनस क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड के साथ क्या आता है, माइनस, तो -1/V1 E नोट रिफ्लेक्टेड इज इक्वल्स टू 1/, ये चीज़ ऐसी आ गई, बी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2, और ट्रांसमिटेड। अब मैंने इसको अरेंज करके कैसे लिखा कि मैंने यहाँ पे V1 को बाहर लिख दिया, 1/μ1, और V1 हो जाएगा E नोट I माइनस E नोट रिफ्लेक्टेड
इज़ इक्वल्स टू 1/μ2 V2 E0 t। अच्छा, यहाँ पे कैसे अरेंज करके इस वाली को ना मैं यहाँ पे भेज दूँगी, यहाँ पे सिर्फ ये टर्म रह जाएगी, तो ये इक्वल हो जाएगा इस चीज़ के। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ये टर्म रहेगी, इसको मैं यहाँ ऊपर ले आई हूँ सिंपल। अब ये जो चीज़ है इसको मैं बीटा लेट कर लूँगी, तो बीटा इज़ इक्वल्स टू आगे वही चीज़ आ जाएगी। अब बीटा मैंने क्या लिया है, ठीक है, मैंने बीटा को ये लिया है μ1 V1 μ2 V2। अगर मुझे इन टर्म ऑफ रिफ्लेक्ट इंडेक्स लेना पड़े ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि n जो होता है इक्वल होता है c/v के। तो n और v का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे जब v1 है, तो अगर मुझे इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना हो ना, तो यहाँ पे जहाँ v1 है वहाँ पे क्या आएगा, n2/n1। ये क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अब पीछे मैंने जिसको इक्वेशन 1 कहा था और इसको इक्वेशन जिसको 2 कहा है, इनको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आती हैं। E0 t ये वाली वैल्यू आती है, और एक ये और एक ये। अभी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, किस तरह से आई है। सबसे पहले देखते हैं कि ये वाली वैल्यू किस तरह से आई है। तो मैंने उन दो इक्वेशंस को क्या किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। तो ये देखो, साइन चेंज करने से पहले ही, ठीक है, ये कैंसिल हो रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, 2E0 I इज़ इक्वल्स टू, इनको ऐड कर देंगे यहाँ से। इस E0 t को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया, 1 प्लस बीटा। ठीक है, 2E0 I E0 t 1 प्लस बीटा, और यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, E0 t की, तो 2/1 प्लस बीटा E0 I। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू किस तरह से आ गई, इस तरह से, जब हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। देन अब ये सेकंड वाली वैल्यू किस तरह से आई, और जो इक्वेशन 1 थी वो ये थी हमारे पास, E0 I इज़ इक्वल्स टू E0 R प्लस इज़ इक्वल्स टू E0 t। ये लगाना है कि कॉम्प्लेक्स को शो करता है। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास, अब इक्वेशन 2 जो हमने मार्क किया था वो क्या थी, E0 t। इक्वेशन 2 से हमने क्या, इस इक्वेशन 2 से बीटा इसकी E0 t की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बीटा उधर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है E0 t की यहाँ पे पुट करनी है इक्वेशन 1 में। ठीक है, क्या किया, इक्वेशन 1 ली, इक्वेशन 2 से E0 t की वैल्यू निकाली और उसको यहाँ पे पुट कर दिया। जब पुट किया, अब ये बीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी हर एक के साथ बीटा मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे मैंने बी E0 R और इधर से ये ले आई, रिफ्लेक्टेड वालों को इकट्ठा कर दिया और यहाँ पे इंसिडेंस वालों को इकट्ठा कर दिया। यहाँ से मैंने E0 R को कॉमन ले लिया, 1 प्लस बीटा रह गया, यहाँ पे E0 I 1 माइनस बीटा। तो इसको किस तरह से लिख दिया, 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाली, तो ये 1 माइनस बीटा, ये वहाँ जाएगा, तो 1 प्लस बीटा E0 I हो जाएगा। तो यही चीज़ तो थी यहाँ पे निकालनी थी। तो ये दो इक्वेशंस कैसे हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। अब आगे हमें फर्दर ना इनको सॉल्व करना है, क्योंकि एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन की, और एक क्या है, ट्रांसमिशन की। तो हमें, हमारा टॉपिक ही ये है कि इन दोनों को करना। तो अब यहाँ पे मैंने ये वाली इक्वेशन अगेन लिख ली। अब इस इक्वेशन को मैं आगे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ कि मेरे पास जो बीटा है वो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बीटा इज़ इक्वल्स टू V1/V2। तो 1 माइनस बीटा की जगह V1/V2, 1 प्लस बीटा की जगह V1/V2। अब एलसीएम लेंगे तो V2 माइनस V1 और V2 प्लस V1 V2। अब देखो V2 इस V2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, V2 माइनस V1 V2 प्लस V1। ठीक है, आगे ये वही E0 t इज़ इक्वल्स टू ये पूरी, और ये साथ आ गई। और अब मुझे अगर उसी चीज़ को इन टर्म ऑफ n लिखना हो, n क्या होता है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, तो मैं उसको कैसे लिखूँगी, E0 R इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस, अब बीटा वहाँ पे क्या था, बीटा जो था V1 माइनस V2 था, तो यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, N2/N1। सॉरी, वहाँ पे क्या था, V1/V2, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है V का, तो N2/N1। ठीक है, पहले क्या था, V1/V2, और अब क्या हो जाएगा, N2/N1। तो यहाँ पे 1 माइनस बीटा की वैल्यू पुट की, 1 प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, यहाँ पे उसी तरह से हम एलसीएम लिया, ये N1 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, E0 R एज इट इज़, इसकी वैल्यू क्या आई, N1 माइनस N2, N1 प्लस N2, और यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब अगर मुझे इन्हीं दोनों को क्या लिखना हो, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो इस चीज़ को मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो ये वाला ऊपर वाला ख़त्म हो जाएगा, तो E0 R सिंपल मैग्नीट्यूड N1 माइनस N2 N1 प्लस N2, E0 I आ गया, और यहाँ पर भी E0 I, ये ऊपर जो टिल्टेड का साइन था ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब पहले V2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि
जो रिफ्लेक्ट होके वेव गई है ना वो इज़ इन फेज, मतलब कि अगर हमारे पास ये था इंसिडेंट फेज, इंसिडेंट का ये फेज़ था, तो जो रिफ्लेक्ट होके गई है वो भी इसी फेज़ में गई है, ठीक है, इन फेज़ ही गई है, इन फेज़। लेकिन अगर क्या होता कि v1 पहले लिखा होता, v1 माइनस v2 होता, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती वो इंसिडेंट के आउट ऑफ फेज़ होती। तो यहाँ से हमें पता लगा कि वो रिफ्लेक्टेड वेव जो थी वो इज़ इन फेज़ थी। उसके बाद मैंने दूसरी वाली ली, दूसरी क्या थी, 2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस बीटा ई नॉट आई। यहाँ पे बीटा की अगेन वैल्यू पुट कर देंगे, वेलोसिटी की क्या है v1 बाई v2 ई नॉट आई। ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा v2 प्लस v1, और ये v2 ऊपर जाएगा तो 2v2 ई नॉट आई। अब मुझे अगर इसको क्या लिखना हो इन टर्म ऑफ इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ई नॉट टी इज़ इक्वल्स टू 2 और 1 प्लस एन, बीटा की जगह क्या हो जाएगा n2 प्लस n1। तो यहाँ पे अगेन एलसीएम n1 प्लस n2, और ऊपर जो जाएगा वो n1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने कैसे लिख दिया, ई नॉट टी इज़ इक्वल्स टू 2n1 प्लस n2 ई नॉट आई। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना हो तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में सबसे पहले मैंने वेलोसिटी को लिखा v2 प्लस v1 ई नॉट आई, और सेम इस वाली को भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में। उसके बाद हम इंटेंसिटी निकालेंगे। अब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंस इज़ रिफ्लेक्टेड एंड कितनी वेव जो है रिफ्लेक्टेड हुई है और कितनी जो है रिफ्लेक्ट और कितनी ट्रांसमिट हुई है। तो उसका फ्रैक्शन के लिए हम क्या जानने के लिए कितनी, ठीक है, कितनी ज़्यादा हुई है, तो इंटेंसिटी देखेंगे। इंटेंसिटी क्या होती है, एवरेज पर यूनिट एरिया, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट का स्क्वायर। 1/2 वी, सी की जगह क्या लिख देंगे v, और इसकी जगह क्या ये, तो ये हमारे पास इंटेंसिटी इस फॉर्म में आ जाएगी। देन हम निकालेंगे, हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन से पढ़ रहे हैं, तो अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको में हमारे पास क्या होता है, ऊपर रिफ्लेक्शन नीचे इंसिडेंस, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन की है। तो रेशो ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होती है ना कि किस हद तक जो है कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है या कितनी ज़्यादा ट्रांसमिट हुई है। तो यहाँ पे द रेशो ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी इज़ आई आर बाय आई आई। इंटेंसिटी, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, 1/2 ई। अब जो रिफ्लेक्ट हुई है वो किस में है, v1 में ही है, ठीक है। उसका वेलोसिटी क्या थी, v1, क्योंकि रीजन 1 में ही रिफ्लेक्ट हुई है, मीडियम 1 में हुई है, ई नॉट, और क्या आ जाएगा साथ में r। 1/2 इंसिडेंट भी क्या हुई थी, मीडियम 1 में थी, तो v1। यहाँ पे जो ये चीज़ है ये कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ रह जाएगी ई नॉट स्क्वेयर r ई नॉट स्क्वेयर आई। अब जो ई नॉट स्क्वेयर r है ये क्या है, n1 माइनस n2, और ये चीज़ क्या है, n इंसिडेंट वाली क्या है, n1 प्लस n2, क्योंकि रिफ्लेक्टेड के साथ क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, बताया था ना। ओके, उसके बाद हमारे पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। कोफिशिएंट ट्रांसमिशन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें क्या आएगा, ऊपर टी ट्रांसमिटेड, नीचे इंसिडेंट। तो रेशो ऑफ ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी इज़, इंटेंसिटी किसके, 1/2। अब ये जो ट्रांसमिट होके चली गई है तो रीजन 2 में चली गई है, तो 2 आ जाएगा, वेलोसिटी के साथ भी 2। और जो यहाँ पे है, अब इंसिडेंट वाली तो रीजन 1 मीडियम 1 में ही थी, तो इसके साथ 1 आएगा। अब ये कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है, 1/2 कैंसिल हो सकता है सिर्फ, तो ये चीज़ सेम आ गई। अब यहाँ पे मैंने इनको अलहदा करके लिख दिया, इसको अलग से इसके ऊपर अंडर रूट स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर। तो n, ये चीज़ क्या होती है, n, तो ये 2 है तो n2, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, n1, और ई नॉट 2 की वैल्यू क्या है, 2n1, और इसकी n1 प्लस n2, तो n2 बाई n1 ये क्या हो जाएगा, 4n1 का स्क्वायर, n1 प्लस n2, 4, एक n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ एक n रह गया, तो n1 n2 और n1 प्लस n2 स्क्वायर। उसके बाद हम कहते हैं कि जो r और t जो है ये मेजर द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी एंड दैट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड, ठीक है, कि कितनी इंसिडेंट हुई है एनर्जी और कितनी रिफ्लेक्ट हुई है, वो चीज़ हम इससे फाइंड करते हैं। r प्लस टी जो है वो दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब किस तरह एडिशन 1 होना चाहिए, इसकी एक एग्जांपल है कि जब लाइट जो है वो पासिस फ्रॉम एयर, उसका n2 क्या है, 1 है एक रीजन, और n1 क्या है, n1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो उसका r जो होगा 0.04, t जो होगा कितनी ट्रांसमिट, 0.96। 0.96 क्यों हुआ है,
ये आर क्यों हुआ है, रिफ्लेक्टेड कम क्यों है, ज़्यादा क्या है, क्योंकि हमें पता है कि लाइट जो होती है ज़्यादा ट्रांसमिटेड होती है, ट्रांसमिट कर जाती है, तो इसलिए उसका ट्रांसमिशन फैक्टर जो है वो ज़्यादा है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो आपको ये 1 ही आंसर देंगे, ठीक है। तो जितना मर्जी हो जाए रहेगा 1 ही आंसर देगा, ठीक है। एक कम होगा तो एक ज़्यादा होगा, आंसर 1 ही देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या शो करवा रही है कि 90 जब हम की जाते हैं एयर से गिलास में तो 96% ट्रांसमिशन हो जाती है और हमारे पास 40% जो है वो रिफ्लेक्शन होती है। कब, जब हम एयर टू गिलास के। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।